इस वीडियो वार्ता में मैं शास्त्रीय आलोचना की चर्चा करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग में आलोचना या समीक्षा की दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां मौजूद थीं। एक प्रवृत्ति थी रीतिवाद और दूसरी प्रवृत्ति थी उपयोगितावाद। रीतिवाद का संबंध शास्त्रीय पद्धति से है, जिसे हम शास्त्रीय आलोचना कहते हैं, वही रीतिवादी आलोचना भी है। इसको सौंदर्यवाद भी कहा जा सकता है या कलावाद भी कहा जा सकता है या सौष्ठववाद भी कहा जा सकता है। दूसरी प्रवृत्ति थी उपयोगितावाद, जो एक तरह से नैतिकतावाद है। द्विवेदी युग के शीर्ष पुरुष आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो ये मानते थे कि साहित्य और समाज के बीच एक स्वाभाविक संबंध होना चाहिए, यानी साहित्य समाज के बिना संभव नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। जाहिर है, जो साहित्य में है वही समाज में परिलक्षित हो रहा है। ये एक तरह की नैतिक दृष्टि है। द्विवेदी जी इसी दृष्टि के समर्थक थे। दूसरी तरफ रीतिवाद या शास्त्रीय आलोचना जिसे हम कह रहे हैं, उसकी विशेषता ये थी कि वो एक किस्म की स्वायत्त आलोचना थी और उसकी सीमा रेखा निर्धारित करते थे वो शास्त्रीय सिद्धांत, जो मूलतः संस्कृत काव्यशास्त्र पर आधारित थे। तो इस तरह ये दो प्रकार की दृष्टियां हुई। शास्त्रीय आलोचना के सूत्रधार द्विवेदी युग में कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, जो तीन मिश्र बंधु थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र, ये शास्त्रीय आलोचना के समर्थक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना और इन सभी आलोचकों की आलोचना, इसमें एक स्वाभाविक अंतर्विरोध उस दौर में था। हिंदी में शास्त्रीय समीक्षा की जो परंपरा है वो लक्षण ग्रंथों के प्रणयन के साथ, यानी रीतिकाल में रीतिकालीन कवि आचार्यों के चिंतन के साथ शुरू होती है। इन कवि आचार्यों में चिंतामणि, केशव, देव, भिखारी, मतिराम वगैरह ये प्रमुख हैं। इन आचार्यों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी और इन लक्षण ग्रंथों में काव्यांग विवेचन किया गया था। द्विवेदी युग के शास्त्रीयतावादी समीक्षकों ने रीतिकालीन आचार्यों के विवेचन के अनुसार ही साहित्य का मूल्यांकन किया। द्विवेदी युग में जिसे हम रीतिवादी समीक्षा कह रहे हैं, वो तुलनात्मक आलोचना के रूप में दिखाई देती है और इसलिए ये तुलनात्मक आलोचना मुख्य रूप से सौष्ठववादी और प्रभाववादी आलोचना है। सौष्ठववादी आलोचना का तात्पर्य है ऐसी आलोचना जो साहित्य में सौंदर्य मूल्य को सर्वोच्च स्थान दे। दूसरी तरफ प्रभाववादी आलोचना भी इससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन वो आलोचक की अपनी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर होती है। यानी आलोचक जो महसूस करता है निजी तौर पर, वही आलोचना का प्रतिमान बन जाता है, मानदंड बन जाता है। तो तुलनात्मक आलोचना की में ये दो प्रवृत्तियां, सौंदर्यवादी दृष्टि और साथ ही साथ व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर प्रभाववादी दृष्टि, ये खासतौर से दिखाई पड़ती है। तुलनात्मक आलोचना वास्तव में परंपरा के बंधन में जकड़ी हुई आलोचना थी। उसके भीतर किसी स्वतंत्र दृष्टि के विकास की कोई संभावना नहीं थी। वो पूरी तरह से हिंदी के रीतिकालीन साहित्य बोध पर आधारित थी। इसलिए तुलनात्मक आलोचना द्विवेदी युग में भी साहित्य को समझने की पुरानी दृष्टि और पुराने साहित्य बोध पर आधारित थी। इसलिए सामंतकालीन और रूढ़ मालूम पड़ती है या उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है, रीतिकालीन परंपरा को। इस आलोचना दृष्टि में रस, छंद और अलंकार की, यानी पुराने प्रतिमानों या पुराने किस्म की कसौटियों को काव्य के मूल्यांकन का मानदंड माना गया। इन मानदंडों के आधार पर विभिन्न कवियों की तुलना की गई
और जाहिर है कि ये तुलना पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अप्रामाणिक, लगभग मनमाने किस्म की और जाहिर है इसलिए अनाधुनिक थी। इस तुलनात्मक आलोचना का द्विवेदी युग में अगर विकास क्रम हम देखें तो सबसे पहले 1905 में शिवनंदन सहाय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की व्याख्या की और उसकी तुलना करते हुए उन्होंने पद्माकर और तुलसीदास जैसे कवियों को कसौटी पर लिया। तो ये एक नई तरह की आलोचना थी जिसमें विभिन्न युगों के कवियों की तुलना की गई थी और इस तुलना का जो प्रतिमान था या मानदंड था वो सारा का सारा मानदंड शास्त्रीय परंपरा से, या जिसको हम लक्षण काव्य परंपरा कहते हैं, वहां से लिया गया था। इसके साथ ही इस तरह से द्विवेदी युग में तुलनात्मक शास्त्रीयतावादी आलोचना का आरंभ हुआ। उसके बाद हैं पद्म सिंह शर्मा। उन्होंने 1907 में बिहारी और सादी की तुलना की और तुलना का मानदंड भी वही था, शास्त्रीयतावादी, रीतिवादी आलोचना। और उसके बाद उन्होंने 1960 से 1912 तक संस्कृत काव्य और हिंदी कविता के अनेक प्रसंगों की व्याख्या की और इस तरह से व्याख्या में जो सूत्र, जो आधार लिया गया था वो तुलनात्मक या व्यतिरेकी था। उन्होंने हिंदी कविता और संस्कृत कविता की तुलना बिंब प्रतिबिंब भाव से की। उनका ये जो प्रयत्न था वो बड़ा चर्चित रहा क्योंकि इस तरह व्यापक तौर पर पहली बार इस किस्म की आलोचना लिखी जा रही थी। उसके बाद परिदृश्य में आते हैं मिश्र बंधु। 1910 में उन्होंने हिंदी नवरत्न नाम की पुस्तक लिखी जिसमें 9 कवियों का परिचय और लक्षण काव्य परंपरा के आधार पर उनका तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया था। और इसके बाद फिर मिश्र बंधुओं ने ही अपना दूसरा चर्चित ग्रंथ लिखा, मिश्र बंधु विनोद। इसमें सैकड़ों कवियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। इसमें खासतौर से देव और बिहारी के बीच की तुलना बहुत चर्चित रही। मिश्र बंधुओं ने बिहारी की तुलना में देव को श्रेष्ठ कवि निरूपित किया और जाहिर है कि इसको लेकर आगे बहुत वाद विवाद भी हुआ। इसके प्रतिवाद में, इसके विरोध में मिश्र बंधुओं की बिहारी और देव संबंधी व्याख्याओं को खारिज करते हुए पद्म सिंह शर्मा ने उन्हीं शास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर सिद्ध किया कि बिहारी देव की तुलना में उत्कृष्ट कवि हैं, देव उत्कृष्ट कवि नहीं है। उन्होंने भाव पक्ष के दृष्टि से भी बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना। फिर इस बहस में कृष्ण बिहारी मिश्र भी कूद पड़े और उन्होंने देव और बिहारी की तुलना करते हुए एक स्वतंत्र पुस्तक देव और बिहारी शीर्षक से लिखी। इसमें उन्होंने अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टि अपनाते हुए दोनों में से किसी भी कवि को खारिज नहीं किया, बल्कि दोनों के काव्य के श्रेष्ठ तत्वों को रेखांकित किया। आगे चलकर इस बहस में लाला भगवान दीन ने भी हिस्सा लिया और दोनों कवियों का पुनर्मूल्यांकन किया। इस तरह से लगभग 10-12 वर्षों का दौर है जिसमें शास्त्रीय आलोचना हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के रूप में दिखाई पड़ती है। स्पष्ट है कि इस दौर में काव्य के कुछ स्वतंत्र और स्थिर प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए, जिसको हम कह सकें कि ये हिंदी के अपने काव्यशास्त्र के नए प्रतिमान हैं। काव्य दृष्टि, कविता की जो समझ है और उसका समूचा सौंदर्य बोध रीतिकालीन शास्त्रीयता पर पूर्णतः आधारित था। अब जरा हम इस शास्त्रीयतावादी आलोचना की कुछ विशेषताओं की चर्चा करें। पहली बात तो ये है कि ये स्वतंत्र काव्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से संस्कृत के काव्यशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर रीतिकाल में हिंदी के कवि आचार्यों ने जिस लक्षण परंपरा को स्थापित किया था, उसको केंद्र में रखकर काव्य का मूल्यांकन इस दौर में किया गया। जाहिर है कि इसके अंतर्गत पुराने प्रतिमान ही थे,
रीतिवादी प्रतिमान, नख शिख श्रृंगार वर्णन, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, अलंकार नियोजन, ये जो पुराने टूल्स थे कविता के, वही मूल्यांकन के प्रतिमान बने। तीसरी खासियत ये थी कि काव्य की कलात्मकता यानी उसके स्थूल सौंदर्य पक्ष और शास्त्र कौशल पर ज्यादा बल दिया गया। विभिन्न अलंकारों, छंदों और दूसरी तरह की जो काव्य प्रयुक्तियां थीं, उनके प्रयोग में जो कवि दक्ष हुआ, उसी कवि को श्रेष्ठ कवि माना गया। एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि काव्य में संवेदना और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक या नैतिक पक्ष की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई थी। एक और खासियत है कि कलात्मकता के नाम पर काव्य में आस्वाद परकता और चमत्कार को सर्वोपरि लक्ष्य माना गया। इसलिए भाव चमत्कार और भाषा चमत्कार को ही काव्य समझ लिया गया। जो चमत्कृत करे, चकाचौंध पैदा करे, उसे ही उत्कृष्ट काव्य समझा गया। इस समीक्षा पद्धति के अनुसार काव्य का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल्कुल मनोरंजन या महज मन बहलाव था। शास्त्रीय समीक्षा की एक और विशेषता है कि इसमें काव्य आलोचना में प्रायः रीतिकालीन शास्त्रीय शब्दावली का उपयोग किया गया। ये वही शब्दावली थी जिसका उपयोग रीतिकाल के कवि आचार्यों ने किया था। तो जाहिर है कि इस तरह की काव्य प्रवृत्ति का या आलोचना प्रवृत्ति का संबंध पुरानेपन से था और इसी वजह से इस समीक्षा पद्धति में आधुनिक भावबोध की बिल्कुल कमी दिखाई पड़ती है। अंतिम बात यह है कि शास्त्रीय आलोचना के सिद्धांत निहायत ही सौष्ठववादी किस्म के हैं, यानी जिनमें काव्य के बाह्य कलात्मक सौंदर्य और साज श्रृंगार को ही कविता का वास्तविक मानदंड मान लिया गया है। और इनका संबंध स्पष्ट रूप से, जैसा मैंने बार बार कहा है, कि रीतिवाद से था और इसी वजह से ये प्रतिमान मध्यकालीन और सामंती मूल्य बोध से संचालित है। द्विवेदी युग में आलोचना में जहां एक तरफ सौंदर्यवादी शास्त्रीय आलोचना थी, तो दूसरी तरफ उसके प्रतिपक्ष के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य चिंतन था। जैसा मैंने शुरू में कहा, आचार्य द्विवेदी साहित्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का पुरजोर विरोध कर रहे थे। इसलिए वे साहित्य को समाज का दर्पण मानते थे और उसकी समाज उन्मुखता को सर्वोपरि महत्व देते थे। यानी द्विवेदी जी ये मानते थे कि साहित्य और समाज के बीच एक गहरा और अभिन्न संबंध है। लेकिन द्विवेदी जी को की जो साहित्य दृष्टि थी वो एक तरह से निषेध मूलक थी, इसलिए इसको उच्छेदवादी दृष्टि भी माना गया है, पूरी तरह से नकार पर आधारित। उनके नैतिक आग्रह सर्वोपरि थे और लोकहित के प्रति जो उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता थी वो उनके लिए महत्वपूर्ण थी और इसके चलते ही उन्होंने रीति मूलक काव्य प्रवृत्तियों पर लगातार प्रहार किए। लेकिन द्विवेदी जी की खामी ये थी कि वो साहित्य के जो कलात्मक पक्ष हैं उनकी वो उपेक्षा कर गए। साहित्य की सौंदर्यवादी दृष्टि या शास्त्रीय आलोचना दृष्टि की अतिशय कलात्मकता और आधुनिक दृष्टि की अतिशय सामाजिकता, इन दो ध्रुवांतों के बीच में आलोचना के परिदृश्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन हुआ। उन्होंने शास्त्रीयता और आधुनिक भावबोध के बीच समन्वय स्थापित करते हुए एक नए मार्ग की खोज की। तो जाहिर है कि उस दौर में यानी 1910 के आसपास इस समन्वय की बहुत कमी थी। आलोचना दो अलग अलग शिविरों में सिमटी हुई थी। आवश्यकता इस बात की थी कि पारंपरिक आलोचना दृष्टि और आधुनिक जीवन बोध के बीच एक समन्वय कायम किया जाए। आचार्य द्विवेदी ने यह प्रयत्न किया, लेकिन वो शास्त्रीयता के प्रबल विरोधी थे और
समाज परकता के उतने ही प्रबल समर्थक थे। कलात्मकता और सामाजिकता के बीच संतुलन की खोज सही अर्थ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की और इसलिए उन्होंने शास्त्रीय आलोचना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। हालांकि आचार्य द्विवेदी की तरह वे भी रीतिवाद के बड़े विरोधी थे, लेकिन शास्त्रीय आलोचना सिद्धांतों को उन्होंने नए सिरे से देखा परखा और उनकी पुनर्व्याख्या की और ख़ासतौर से रस सिद्धांत की। उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह शास्त्रीय आलोचना को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने आचार्य शुक्ल ने रीतिवादी काव्य पद्धति का अनुसरण नहीं किया। शास्त्रीय आलोचकों की तरह वह परंपरा के अनुगामी नहीं थे, उसके पीछे चलने वाले, बल्कि आधुनिक दृष्टि संपन्न आलोचक थे। परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण कर उन्होंने सामाजिक संदर्भों में नए सिरे से उसका प्रासंगिक मूल्यांकन किया। अपनी पुस्तक रस मीमांसा में उन्होंने शास्त्रीय आलोचना के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरण यानी रस सिद्धांत पर पुनर्विचार किया। उनके लिए रस ब्रह्मानंद सहोदर नहीं था। रस के लौकिक पक्ष और मानवीय पक्ष को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण की व्याख्या अपने समय और समाज के संदर्भ में की। वे रस की एकांत साधना के पक्षधर नहीं थे। उनकी दृष्टि में रस सौंदर्य का आधार तो था, लेकिन इसको वे काव्य का संपूर्ण प्रतिमान नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में काव्य का उद्देश्य लोक मंगल था। ये शब्द भी आचार्य शुक्ल का ही है। और लोक मंगल वह प्रतिमान है जिसके जरिए शुक्ल जी ने हिंदी के सूरदास और तुलसीदास जैसे बड़े कवियों के काव्य के मूल्यांकन की एक नई प्रणाली का संधान किया। कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल शास्त्रीय दृष्टिकोण से आचार्य विश्वनाथ की परंपरा के आधुनिक आलोचक थे। आचार्य शुक्ल के बाद जो शास्त्रीय काव्य दृष्टि है या आलोचना दृष्टि है, उसके दूसरे व्याख्याकार आधुनिक युग में हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र भी आचार्य शुक्ल की तरह आधुनिक दृष्टि संपन्न आलोचक थे। उन्होंने भी आचार्य शुक्ल की तरह शास्त्रीय काव्य परंपरा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने और उसकी समय के अनुकूल व्याख्या करने की कोशिश की। रस सिद्धांत के विवेचन की एक नई जमीन उन्होंने तैयार की। आचार्य शुक्ल ने जहां उसको लौकिकता से जोड़ा, वहीं रस सिद्धांत को डॉक्टर नगेंद्र ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर रखकर आधुनिक मानदंड के रूप में ढालने का प्रयत्न किया। डॉक्टर नगेंद्र मानते थे कि रस अपने व्यापक अर्थ में मानसिक अनुभूति ही है। डॉक्टर नगेंद्र इस तरह रस की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, शब्दार्थगत चमत्कार के माध्यम से भाव के आस्वाद का या भाव की भूमिका पर शब्दार्थ के सौंदर्य का आस्वाद ही रस है। यह रस की आध्यात्मिक व्याख्या उसकी ऐन्द्रिक अनुभूति परक व्याख्या में बदल जाती है। मूल रूप में तो रस आध्यात्मिक अनुभूति है जब वो ब्रह्मानंद सहोदर है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के यहां वो ऐन्द्रिक अनुभूति में ढल जाती है। ये रस का नई दृष्टि से लौकिकीकरण है। रस लौकिक उठता है। तो जाहिर है कि हिंदी की शास्त्रीय आलोचना रीतिवादी कवि आचार्यों से निकलकर द्विवेदी युग में जड़ता और रूढ़िवादिता का शिकार हो जाती है शुरुआत में, लेकिन जल्द ही आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जैसे आधुनिकों के द्वारा उसको एक नई राह मिलती है। ये दोनों ही आधुनिक आलोचक जाहिर है शास्त्रीय आलोचक नहीं थे, लेकिन शास्त्रीयता को उन्होंने नए संदर्भों में ग्रहण किया, स्वायत्त किया। धन्यवाद।